चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें अपना टॉपिक है आज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस के अंदर लाइन का इक्वेशन। तो 11 क्लास में जो लाइन आपने पढ़े हैं वो 2 डायमेंशनल में पढ़े या 2D में पढ़े। यहाँ पर हमको स्पेस में मतलब 3D में लाइन का इक्वेशन पढ़ना है और उसको अपन कार्टेशियन फॉर्म में भी पढ़ेंगे। कार्टेशियन फॉर्म XYZ के फॉर्म में रहेगा जैसा 11 क्लास में रहता था, और यहाँ पर अपने को वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना है। तो मैं दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन करके बताता हूँ, छोटी सी डेफिनेशन के लाइन स्पेस के अंदर लाइन रहती कैसी है। अ लाइन इज यूनिकली डिफाइंड, अ लाइन इज यूनिकली डिफाइंड इफ, देखिए एक लाइन जो है इज यूनिकली डिफाइंड इफ, यूनिकली मतलब उसकी केवल एक ही डेफिनेशन है। इफ फर्स्ट कंडीशन it passes through a given point, it passes through a given point and has a given direction, and has a given direction। देखिए इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, वो जो लाइन रहेगी एक गिवन पॉइंट से पास होगी एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी आपको पता रहेगी। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये एक पॉइंट ए से पास हो रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक पॉइंट से पास हो रही है और गिवन डायरेक्शन में जा रही है, ये लाइन की एक डेफिनेशन है। दूसरा, it passes through two given points, it passes through two given points, it passes through two given points, और लाइन जो है वो दो गिवन पॉइंट से पास होगी। मान लीजिए ये लाइन है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इससे पास हो रही है। लाइन के बारे में मालूम है आपको, इन्फिनिटी तक आप इस डायरेक्शन में भी उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इन्फिनिटी तक इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये लाइन जो पहली वाली है इसकी डायरेक्शन भी ऐसी रहेगी, इधर इधर जा सकती है, लेकिन ये ए पॉइंट से पास हो रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है। एक एरो लगा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे भी एरो लगा सकते हैं। लाइन को दोनों डायरेक्शन में अपन एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अब ये क्या है, पहले पॉइंट में इट पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये ए पॉइंट से पास हो रही एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन में जा रही है, इधर की डायरेक्शन में जा रही है। ये भी एक लाइन है और इट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, और दो गिवन पॉइंट से भी पास हो सकती है। लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन और एक पॉइंट से जाने वाली लाइन, और उसकी डायरेक्शन आपको पता है। तो ये दोनों तरीके से अपन स्पेस में लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में लाइन के जो इक्वेशन होंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में भी होंगे, कार्टेशियन का मतलब XYZ के फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में भी होंगे। चलिए अब अपना नया पॉइंट है, वेक्टर बी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से लाइन जाएगी एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, या किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन में वो जाएगी। ध्यान से समझना क्वेश्चन की, इक्वेशन की सिचुएशन को। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट मतलब आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो एक गिवन पॉइंट से पास हो रही, पॉइंट आपको गिवन रहेगा, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक वेक्टर भी आपको गिवन रहेगा, उसके पैरेलल रहेगी। जैसे ये लाइन, ठीक है, ये एल लाइन है, ये एक पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है, और एक वेक्टर यहाँ पे है बी, इस बी वेक्टर की ये पैरेलल है। अब इस पैरेलल वेक्टर का मतलब समझिए आप। पैरेलल वेक्टर को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट ए से पास हो रही है और इस वेक्टर बी की डायरेक्शन में जा रही है। कभी ऐसा बोल देता है कि उस लाइन का इक्वेशन जो ए पॉइंट से पास हो रही है और वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है आपकी। और ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, उस लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट गिवन पॉइंट से पास हो रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है, दोनों का मतलब एक ही और दोनों का इक्वेशन भी एक ही आएगा। अब देखिए जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, इतनी डिस्टेंस हो गई इनके बीच की,
तो ये पैरेलल है। अगर अपन इनके बीच की डिस्टेंस कम कर दे, इतनी डिस्टेंस कर दे तो भी लाइन पैरेलल रहेगी, अपन इतनी डिस्टेंस कर दे तो भी लाइन पैरेलल रहेगी, अपन दोनों लाइनों को एक के ऊपर एक कर दे, कोइंसिडेंट लाइन कर दे, तब भी वो पैरेलल रहेगी। मतलब ये जो लाइन है, तो ये लाइन किसी लाइन के पैरेलल भी हो सकती है, किसी वेक्टर के पैरेलल भी हो सकती है, या फिर सेल्फ यही वाली लाइन हो सकती है। उनके बीच की डिस्टेंस यदि अपन कम करते जाएंगे तो ओवरलैपिंग लाइन आ जाएगी। कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है। अपने पास में कंडीशन भी है पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल वेक्टर्स के दो वेक्टर्स पैरेलल है या दो 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 वेक्टर्स पैरेलल है या वो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब सेम सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर या उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा। जैसे ये और ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इसकी डिस्टेंस कम कर देंगे, इसी के ऊपर अगर चली जाएगी तो जो पैरेलल लाइन की कंडीशन रहती है वही आपके कोलिनियर लाइन की भी रहेगी। कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कोइंसिडेंट लाइन, उनके बीच की डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो वो एक के ऊपर एक आ सकती। तो हमको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो एक गिवन पॉइंट से पास होता है और एक गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है या वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो अब इसका जो इक्वेशन है वो मैं आपको प्रूव करके बता दूं या डायरेक्ट बता दूं, आप जैसा बोलेंगे वैसे मैं प्रूव करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, और यदि प्रूफ नहीं करूंगा तो फिर मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताता हूँ। जल्दी बोलिए आप क्या करूँगा। अब इम्पॉर्टेंट आप एग्जाम, अब जैसे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो उससे अपने कुछ चीज़ें समझ में आती है कि कहाँ पॉइंट है, किस वेक्टर की वो पैरेलल है, फिर वो फॉर्मूला लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रहता है, अच्छे से समझ में आता है। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं कर देता हूँ, वैसे तो मैं तो प्रूफ करके ही बताता हूँ, डायरेक्ट कर लूँ। चलिए ठीक है, फिर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये 3 डायमेंशनल एक्सेस बना रहा हूँ मैं पहले। अगर मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊँ ना तो मेरा काम तो ज़्यादा आसान हो जाता है, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आती है और आराम से काम हो जाता है। एक्स ओ वाई और ये जेड, ये 3 डायमेंशनल एक्सेस बना दिया मैंने। अब मान लीजिए कोई लाइन है, ये एल लाइन है, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1। देखिए ये गिवन पॉइंट है ए, इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इसको ये जो लाइन है वो एक वेक्टर के पैरेलल है। मान लीजिए वो वेक्टर यहां से जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल बनाना, ये कोई वेक्टर बी है। देखो ये लाइन एक पॉइंट ए x1 y1 z1 से होके जा रही है और वेक्टर बी के पैरेलल है या वेक्टर बी की डायरेक्शन में। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो अब इस लाइन के इक्वेशन के लिए क्या करते हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए ले लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर कोई पी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर आर होगा। और ये जो वेक्टर बी है ये ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इसके फॉर्मेट में होगा, वेक्टर बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पर ये जो वेक्टर ए दिख रहा है ये जो गिवन पॉइंट रहेगा आपका उसका पोजीशन वेक्टर है, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर बी आपको दिख रहा है ये वो वेक्टर है जिसके पैरेलल ये लाइन है। अब आपको ये चीजें ऐसी याद रखना पड़ेगा। ये है आपका वेक्टर इक्वेशन एक लाइन। अब आ रहा आपको समझ में, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर। इसमें कौन सी चीज क्या है ये बता रहा हूँ। ये जो वेक्टर आर है, ये जो लाइन होगी इसके ऊपर कोई पी पॉइंट ले लेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है आर। ये जो ए वेक्टर ए दिख रहा है वो जो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है ए पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k ले सकते हैं। और ये जो लैम्डा ये कोई कांस्टेंट है, और ये जो वेक्टर बी है ये जो जिस वेक्टर की वो पैरेलल लाइन है ये वाला वेक्टर है वेक्टर बी। तो ये वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसी लाइन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखते हैं, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको याद कर लो आप, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म।
ठीक है भाई, याद हो जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पर वेक्टर आर पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और वो पी पॉइंट कहाँ पे लेंगे, इस लाइन के ऊपर लेंगे, एल के ऊपर। वेक्टर ए जो है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है, लैम्डा कांस्टेंट है। वेक्टर बी ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में वो वाला वेक्टर है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी होता है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन है। एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो रहता है उसको कार्टेशियन इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए इसको, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये जो x1 y1 z1 आपको दिख रहा है, ये वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जिससे लाइन पास हो रही है। ये पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो आपको यहाँ से x1 y1 z1 मिल जाएंगे। ये एक्स वाई जेड तो एक्सिस के वैसे ही रहेंगे इक्वेशन के। और ये जो ए बी सी आपको दिख रहा है, ये जो वेक्टर बी है आपका जिसके पैरेलल ये लाइन है, इस वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज है ये ए बी सी। तो आप वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं, या इस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर उसके डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो ये एल लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं आप इसको। ये जो ए बी सी दिख रहा है ये वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियोज है, लेकिन कभी ये बी वेक्टर का अगर एल लाइन के ऊपर ही आ गया तो ये लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज भी हो जाएंगे। ए बी सी लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज है, या फिर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे आता है, पहले अपना वेक्टर फॉर्म आएगा, उसके बाद कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म जैसे आपने वेक्टर फॉर्म निकाल लिए, अब आपको कार्टेशियन फॉर्म निकालना है तो क्या करते हैं, ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये रख देंगे अपन यहाँ पर वेक्टर आर के प्लेस पे। और वेक्टर ए के प्लेस पे ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तो x1 आई के प्लस वाई वन जे के प्लस z1 के रखेंगे। और लैम्डा और वेक्टर बी के प्लेस पे जो भी वेक्टर यहाँ दिया रहेगा वेक्टर बी ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे अपन तो ऑटोमेटिक ये वाला इक्वेशन बन जाए। तो आपके पास में अगर वेक्टर इक्वेशन आ जाए और आपको यदि कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो आपको एक ही चीज याद रखना है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख दो आप, तो ऑटोमेटिक आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म। अब देखिए मुझे बताने में इतना वो लग रहा है, अगर मैं इसको प्रूव कर देता तो इतनी दिक्कत आपको सीधा सीधा समझ में भी आ जाता और वो हो जाता। लेकिन अब आपको ये याद करना, आपने मना कर दिया कि प्रूफ नहीं करना, तो इतनी देर में मैं उसको प्रूव कर देता कर दूं अब भी आसानी से प्रूफ हो जाता, कुछ नहीं करना पड़ता मुझे। ये ए को उसे ज्वाइन करता, मैं यहाँ पे एक पी पॉइंट लेता, उसको भी इससे ज्वाइन करता, ये ट्रायंगल ए ओ पी बन जाती। पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर लेता, ओ एक ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए लेता, और इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता तो ऑटोमेटिक ये वाला फॉर्म प्रूफ हो जाता। जैसे ये प्रूफ होता उसमें वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख देता, वेक्टर ए के प्लेस पे x1 आई के प्लस वाई वन जे के प्लस जेड वन के रख देता, और वेक्टर बी के प्लेस पे ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के रख के सॉल्व करता, तो ऐसा इक्वेशन भी आ जाता। कुछ बताना नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मैंने पूछ के गलती कर ली आपसे प्रूफ करूँ कि नहीं करूँ। चलो ठीक है, याद कर लो आप ये दोनों फॉर्म। तो देखो हमने आपको एक फॉर्म बताया था कि लाइन यूनिकली डिफाइंड होती है, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है वेक्टर से, ये वेक्टर फॉर्म में है, और ये x1 y1 z1 ये कार्टेशियन फॉर्म में, एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के वो पैरेलल है पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, और एक लाइन आएगी अपनी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन। आगे बताता हूँ इसको। अब देखिए इसी में ये तो आपकी लाइन का इक्वेशन डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में आया, इसी का लाइन का इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी आता है। अब आपको ये मालूम है कि तीन क्वांटिटी रहती है ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल होती है, उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अभी डायरेक्शन रेशियोज है अपने पास में, तो ए प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू एम एंड सी प्रोपोर्शनल टू एन, ऐसा होता है। ये प्रोपोर्शन का साइन है तो इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, प्रोपोर्शन का साइन हटा के ए इज इक्वल टू के एल, बी इज इक्वल टू के एम एंड सी इज इक्वल टू के एन। अब ये वाली एबीसी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर x माइनस एक्स वन अपॉन ए के प्लेस पर रख दो के एल इज इक्वल टू y माइनस वाई वन, बी के प्लेस पर रख दो के एम इज इक्वल टू z माइनस जेड वन, और सी के प्लेस पे रख दो के एम। ये तीनों में के दिख रहा है आपको, तो के से मल्टीप्लाई कर दो
तीनों साइड को तो k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका, which implies x minus x1 upon l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n। देखिए ये लाइन का इक्वेशन आ गया डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में। देखो ये उस लाइन का इक्वेशन है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और उस वेक्टर के पैरेलल है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन lmn है। ये जो वेक्टर b था आपका ये वाला, इसकी डायरेक्शन कोसाइन से ही आप ये lmn को इस वेक्टर b की डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं, या वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है उसके डायरेक्शन कोसाइन है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अगर ये वेक्टर इसी के ऊपर आ जाए l के ऊपर तो l के ही डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं आप इसको, इसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी है। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है और ए एबीसी डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में है, ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। वेक्टर इक्वेशन एक ही फॉर्म में रहेगा और कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में भी रहेंगे और डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी रहेंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल एक लाइन का इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन, एंड एक इक्वेशन लिख रहा हूँ x माइनस 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 0। देखो ये भी लाइन का इक्वेशन लिखा है, ये भी लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो नीचे वाली क्वांटिटी देखो 1 2 3 दिख रही, इनके स्क्वायर का सम करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो एग्जैक्टली अगर 1 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 1 आएगा, तो ये जो लाइन का इक्वेशन ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में ये वाला फॉर्म है। और 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये जो लिखी है 0 1 0 ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। ये वाली जो लाइन है डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में लिखी हुई है और ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में। आप कैसे पहचानोगे इसको, ये जो आपको नीचे जो क्वांटिटी दिख रही है, अगर ये एबीसी है तो इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1 अगर आ गया तो ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में रहेगा लाइन का इक्वेशन। और अगर इनके स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल आ गया, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ ये सेकंड वाला लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म वाला, x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एम। समझ में आ रही चीजें आपको, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन दो चीजें, तो ये दोनों इक्वेशन आप याद रखिए। चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब दो लाइंस के पैरेलल, दो लाइंस के परपेंडिकुलर और पैरेलल होने के लिए कुछ कंडीशंस बताता हूँ, दो कंडीशंस बताता हूँ। कंडीशंस, if two lines कौन कौन सी टू लाइंस, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। देखिए एक लाइन है जो x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है और ये a1 b1 c1 जो है इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर b है उसके डायरेक्शन रेशियोज है, या इसी लाइन के जिस पॉइंट से वो पास हो रही है उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हैं a1 b1 c1 को। एक लाइन और रहेगी, एंड x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z अपॉन c2। देखिए ये जो लाइन है ये x2 y2 z2 पॉइंट से पास हो रही है और जिस वेक्टर की वो पैरेलल है या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है। देखो इस टाइप की दो लाइन दी हुई है आपको, ठीक है, ये वाली लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है और a1 b1 c1 वेक्टर b के डायरेक्शन रेशियोज है, और ये वाली लाइन x2 y2 z2 पॉइंट से पास हो रही है और जिस वेक्टर की वो पैरेलल है या जिस वेक्टर की डायरेक्शन में उसके डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, आर परपेंडिकुलर देन, अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, याद कर लो आप इसको। ये A1 B1 C1 आपको ये पहली लाइन से मिल जाएंगी आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर बी, और ये A2 B2 C2 जो है ये सेकंड वाली लाइन से मिल जाएंगे। अब इसी में दूसरी कंडीशन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन, देखो यही वाली दो लाइनें आपस में पैरेलल, पैरेलल मतलब ऐसी लाइन, और ये वाली कंडीशन क्या थी, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, उसकी कंडीशन ये हो गई। अब अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हो गई दो लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन। अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो इनकी जो डायरेक्शन रेशियोज है, या जिस वेक्टर के वो पैरेलल उनकी डायरेक्शन रेशियो सेम रेशियो में हो जाएगी। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब लाइन अगर इस फॉर्म में है, डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में है, तो ऐसी कंडीशन। अब कभी ऐसा हो सकता है कि लाइन जो है वो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हो, तो उसके लिए भी बता देता हूँ मैं आपको कंडीशन। इफ टू लाइन्स x माइनस x1 अपॉन L1 is equal to y minus y1 upon m1 is equal to z minus z1 upon n1 and x minus x2 upon L2 is equal to y minus y2 upon m2 is equal to z minus z2 upon n2। देखिए एक लाइन x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही है, ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो रही लाइन, और ये L1 M1 N1 जो है जो वेक्टर B है उसके डायरेक्शन कोसाइन से, और दूसरी वाली जो लाइन है x2 y2 z2 पॉइंट से पास हो रही है और वेक्टर B की डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। तो लाइंस जो है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी, if two lines are perpendicular then L1 L2 plus M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों लाइंस अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो आप ये वाली कंडीशन ले सकते हैं L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। और अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो इसके लिए भी कंडीशन लिख देता हूं मैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन, देखो ये L1 L2 M1 M2 N1 N2 ये रेशियो में आ जाएंगे, N1 अपॉन L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। ये दो लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन है। अगर लाइंस आपको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में दी हुई है L1 M1 N1 L1 L2 M2 N2 और वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 ऐसे फॉर्म में लाइन रहेगी। तो परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, और पैरेलल होने के लिए कंडीशन L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। और अगर डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में दोनों एक जैसी है, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लाई कर देना है पैरेलल वाले के लिए और 0 के लिए रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है, और पैरेलल के लिए सेम रेशियो में रख देना है। ये चार कंडीशन भी हो गई आपकी। और बहुत सारे और कुछ फॉर्मूले आएंगे, बहुत सारे जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ 11 पॉइंट, है ना। अभी जितनी चीज़ें बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ, फिर बीच बीच में और बताता जाऊँगा। इकट्ठे पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे तो फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 11 3 डायमेंशनल जियोमेट्री एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शो दैट 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए 3 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन थी, ये पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से, ध्यान से पढ़ना, ये सेकंड लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से, और ये थर्ड लाइन की डायरेक्शन कोसाइन से, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये तीनों लाइनों को आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये L1 लाइन ले लेता हूँ,
ये L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको L1, इसको L2, इसको L1, इसको M1, इसको N1, L1 वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। फिर ये जो लाइन की डायरेक्शन कोसाइन थी, इस लाइन को अपन L2 लाइन ले लेते कि L2 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसको ले लेंगे L2, M2, N2, और ये वाली जो लाइन है इसको L3 बोल दूंगा मैं, और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन है उसको L3, M3 और N3 ले लेंगे। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब पहली वाली जो लाइन है इस परपेंडिकुलर टू दूसरी वाली लाइन। तो ये प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये डायरेक्शन कोसाइन दी हुई है, तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन अभी बताया मैंने आपको, L1 L2 प्लस M1 M2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है। उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, वो 0 के इक्वल आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि L1 वाली लाइन L2 के ऊपर परपेंडिकुलर। फिर ऐसे ही L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L3 करना है अपने को, तो जो L2 की डायरेक्शन कोसाइन है इसमें इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि L2 जो है L3 के ऊपर परपेंडिकुलर। फिर L1 वाली लाइन L3 के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये प्रूफ करने के लिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या लेंगे L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0 प्रूफ कर। देखो L1 M1 N1, L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन रहेगी, L3 M3 N3 L3 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन रहेगी। ये कंडीशन को 3 बार सेटिस्फाई करा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों लाइनें जो है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो चलिए मैं इसको लिखता हूं, पहले मैं L1 लाइन ले लेता हूं, L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन को ले लेता हूं मैं ये वाला 12/13 -3/13 और -4/13। ये L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस है, तो मैं इसको सपोज कर लेता हूं L1, इसको सपोज कर लेता हूं M1 और इसको सपोज कर लेता हूं N1, ठीक है। फिर L2 लाइन ले लेते हैं अपन, ऐसे ही ले लेते हैं। L2 वाली जो लाइन है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस को लिख लो 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13। ये जो सेकंड वाली लाइन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन को मैंने लिख लिया। इसको ले लो L2, इसको ले लो L2, इसको ले लो M2 और इसको ले लो N2। और एक थर्ड वाली लाइन L3 ले लेते हैं अपन, और इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन इसको लिखता हूं मैं 3/13 -4/13 और 12/13। इसको ले लो L3, ये M3 और इसको ले लो N3। ये अपन ने लिख लिया अपने रेफरेंस के लिए, ये डायरेक्शन कोसाइंस। अब अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों लाइनें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो पहले अपन L1 को L2 के परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। तो इसके लिए if L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखो ये इस परपेंडिकुलर टू का साइन, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो L1 M1 N1 है ये L1 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, और ये जो L2 M2 N2 है ये L2 लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। रख दो इसके अंदर वैल्यू, सॉल्व करने से 0 आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि L1 जो है L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। रखो इसके अंदर वैल्यूज, L1 की वैल्यू 12/13 इंटू L2 की वैल्यू, ध्यान से लिखना ये L1 और L2 यहाँ से ले लेंगे 4/13 प्लस M1 की वैल्यू -3/13 इंटू M2 की वैल्यू 12/13 प्लस N1 की वैल्यू -4/13 इंटू N2 की वैल्यू 3/13 इज इक्वल टू 0। इधर 0 है तो इधर भी 0 आना चाहिए। करो इसको सॉल्व, विच एम्प्लाइज 12 4 जा 48 अपॉन 13 इंटू 13 करेंगे तो 169, 13 का स्क्वायर 169। ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 12 3 जा 36, 13 इंटू 13 169। ये प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12,
अपॉन 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो, 169 एलसीएम, ये 48 हो गया, माइनस 36 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो ये 48 प्लस का माइनस 36 माइनस 12, ये माइनस 48 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 48 और ये दोनों मिलके माइनस 48 हो जाएंगे, तो कैंसिल। ऊपर 0 अपॉन 169 इज इक्वल टू 0। 0 को 169 से डिवाइड करें तो 0 इज इक्वल टू 0। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेफ्ट साइड के इक्वल राइट साइड आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये एक पेयर ऑफ लाइन तो अपना म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ समझ में आया कैसे किया मैंने? बस ये जो कंडीशन थी अपनी उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर दी। अब L2 वाली लाइन को L3 के परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। अब हमको प्रूफ करना है कि L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो इफ L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 देन क्या कंडीशन बनेगी? L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। इनकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट ले लो और उसका सम करते जाओ, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो L2 M2 N2 की वैल्यू ये है और L3 M3 N3 की वैल्यू रखो इसके अंदर वैल्यू। L2 की वैल्यू है 4/13 इंटू L3 की वैल्यू है 3/13 प्लस M2 की वैल्यू है 12/13 इंटू M3 की वैल्यू है -4/13 प्लस N2 की वैल्यू है 3/13 इंटू N3 की वैल्यू है 12/13 इज इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व। विच एम्प्लाइज 4 3 12/13 इंटू 13 169। ये प्लस माइनस का माइनस ले लो, -12 4 48 अपॉन 13 इंटू 13 169 प्लस 12 3 36 अपॉन 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू 0। सबके डिनोमिनेटर 169 है तो एलसीएम ले लो। 169 एलसीएम ले लिए, ये हो गया 12 माइनस 48 और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। देखो ये 48 माइनस का है और ये 36 प्लस 12 करेंगे तो 48 प्लस का आ जाएगा, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूँ। -48 से पूरा 48 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 0 आ गया। विच एम्प्लाइज 0/169 इज इक्वल टू 0। 0 को 169 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। 0 इज इक्वल टू 0। देखिए 0 इज इक्वल टू 0 आने का मतलब दोनों साइड इसके इक्वल आ गए, तो प्रूफ हो गया कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, देयरफॉर L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब अपने को L1 को L3 के भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो अब ऐसा का ऐसे सिमिलरली आप L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 लिख सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या लिखेंगे? L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0। तो आप चाहे तो उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं और नहीं तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। L1 को L3 के परपेंडिकुलर आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसी जैसा अपने दो किए। इसके बारे में सुन लो, ये मैंने सिमिलरली करके लिखा, आप एग्जामिनेशन में ऐसा लिख सकते हो। और नहीं लिखना आपको तो फिर ये यहाँ पे कंडीशन बना लो, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 इज इक्वल टू 0, तो वो भी आपका 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उससे ही प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ लिख दो। हमने प्रूफ कर दिए कि तीनों लाइनें जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 is perpendicular to the line through the point 0 3 2 and 3 5 6। देखिए इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो
तो हम क्या करते हैं, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे अपने पास में। फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, b इज इक्वल टू y2 माइनस y1, c इज इक्वल टू z2 माइनस z1। और दूसरी वाली लाइन में भी ये लगा देंगे, दोनों की डायरेक्शन रेशियोज निकालते। फिर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो कंडीशन अपने पास में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। देखिए मैं यहाँ पे दो लाइनें बनाता हूँ। एक पॉइंट आपका ये है, इसको ले लो आप a और इसको ले लो b। a के कोऑर्डिनेट ले लो 1 माइनस 1 2 और b के कोऑर्डिनेट ले लो 3 4 माइनस 2। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के। ये एक दूसरी लाइन है, इसको ले लो c और इसको ले लो d। c के कोऑर्डिनेट ये वाले ले लो 0 3 2 और इसके कोऑर्डिनेट ले लो आप ये वाले d के 3 5 6। तो देखो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे अपने पास में। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। फिर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। अब ये अगर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 वाली। तो पहले डायरेक्शन रेशियोज आप ए बी निकाल लेता हूँ मैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज को मैं a1 b1 c1 लूंगा। a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको ले लो x1 y1 z1, इसको ले लो x2 y2 z2। तो x2 हो गया 3 और x1 हो गया 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। b1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, इसको ले लो x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो y2 हो गया आपका 4 और y1 हो गया माइनस 1। तो 4 माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 1 5 हो गया। एंड c1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, ये आपका z1 हो गया और ये आपका z2 हो गया। तो माइनस टू, ये माइनस 2 और ये माइनस 2, ये माइनस 4 हो गया। तो देखो a1 b1 c1 अपनी ए बी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज आ गई। अब ऐसे ही अपन सी डी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, इसको a2 b2 c2 लेंगे। a2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो c वाले को x1 y1 z1 ले लो, d वाले को x2 y2 z2 ले लो। तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 करेंगे तो 3। b2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हो गया आपका y2 5 और y1 हो गया 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, इसको ले लो z2 और इसको ले लो z1। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब देखो अपने पास में ए बी की डायरेक्शन रेशियोज भी आ गई 2 5 माइनस 4 और सी डी की डायरेक्शन रेशियोज भी आ गई 3 2 माइनस 4। अब हमको ये प्रूव करना है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो डायरेक्ट कंडीशन में वैल्यू रख देते हैं। इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी देन क्या कंडीशन बनेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। बस इसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, दोनों साइड 0 0 हो जाएंगे। तो प्रूफ हो जाएगा कि ए बी जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है या सी डी ए बी के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही। रखो इसमें वैल्यूज। a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3 प्लस b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है 2 प्लस c1 की वैल्यू है माइनस 4 और c2 की वैल्यू है 4। c1 की वैल्यू माइनस 4 और c2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। करो इसको सॉल्व। 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो ये माइनस 16 है, ये 10 प्लस 6 करेंगे तो प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल हो जाएगा। मैं यही कैंसिल कर देता हूँ। तो प्लस 16 हो गया माइनस 16, 0 इज इक्वल टू 0। यही लिख दो हैंस प्रूव्ड।
ये तो लिख ही दिए थे अपन ने, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूफ कि ए बी वाली जो लाइन है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है या सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। अब देखो हमने ए बी पॉइंट यहाँ लिए थे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी के प्लेस पे ए को ले सकते हैं, डी के प्लेस पे बी को ले सकते हैं, और ए के प्लेस पे सी को ले सकते हैं, बी के प्लेस पे डी को ले सकते हैं। कैसा भी करेंगे तो 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। ए बी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है और सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 माइनस 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5। अब देखिए ये 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, जैसा अपन ने अभी परपेंडिकुलर के लिए करे थे, इसको ए और बी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं, इसको सी और डी के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इससे सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। अब ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो अपने पास में कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा कि इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल है। चलिए देखिए डायग्राम बना लो। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट ले लो 4 7 8 और बी के कोऑर्डिनेट ले लो 2 3 4, और इसी के पैरेलल एक लाइन ले लो। ये प्रूफ करना है अपने को, इसको ले लो सी और इसको ले लो डी। सी के कोऑर्डिनेट ये वाले ले लो -1 -2 1, और डी के ये वाले ले लो 1 2 5 1 2 5। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन अपने पास में है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये प्रूफ करना। तो पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो और सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियोज को A1 B1 C1 बोल दूंगा। A1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, तो x2 इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। B1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये है आपका y2 3 और y1 है 7, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, एंड C1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1, ये है आपका z2 4 और z1 है 8, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4। ये आ गई आपकी ए बी के डायरेक्शन रेशियोज। आप ऐसे सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी के डायरेक्शन रेशियोज को A2 B2 C2 लेंगे। A2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, देखो ये x1 y1 z1 ले लो, इसको x2 y2 z2 ले लो, तो 1 माइनस 1 करेंगे तो +1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। B2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ये हो गया y2 2 और y1 -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, एंड C2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू, ये है z2 5 और z1 1, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब देखो अपने पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये वाले A1 B1 C1, और सी डी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए A2 B2 C2। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो कंडीशन अपने को पता ही है, इफ ए बी इज पैरेलल टू के लिए ये वाला साइन is parallel to CD, then A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। रखो इसके अंदर वैल्यूज। A1 की वैल्यू है -2 अपॉन A2 की वैल्यू है +2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है -4, C2 की वैल्यू है 4। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। देखो -1 बचा, विच एम्प्लाइज -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। देखो तीनों रेशियो इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था
कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3। आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो एक पॉइंट 1 2 3 से पास हो रही है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3ik प्लस 2jk माइनस 2k, और इस वेक्टर के पैरेलल है। देखिए मैंने आपको बताया एक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर बी के पैरेलल, उसका डायरेक्ट इक्वेशन है अपने पास में क्या, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर है। तो पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, जिसका पोजीशन वेक्टर लेंगे तो आई के प्लस 2jk प्लस 3k आ जाएगा, और ये आपको वेक्टर बी दिया। डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू रख के वो करना। देखिए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ इसको तो आपको एकदम याद आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। लेट गिवन पॉइंट ए कोई गिवन पॉइंट ले रहा हूँ मैं 1 2 3, ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए हो जाएगा, और 1 2 3 इसके कोऑर्डिनेट है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मैंने वेक्टर ए की वैल्यू बना लिया इससे पॉइंट से, एंड इस वेक्टर के पैरेलल बोल रहा है तो इसको वेक्टर बी ले लेते हैं, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। हो गया। अब अपने पास में डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी is वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यही है लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट वेक्टर ए से पास हो रहा है और वेक्टर बी के पैरेलल की वैल्यू रख दो, विच एम्प्लाइज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी की वैल्यू ये वाली है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है जो 1.121,2,3 से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। बस ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देना। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। देखो चीज़ों को डिस्क्राइब करके भी देख लो आप। इस पॉइंट से वो पास हो रही है लाइन और इस वेक्टर के पैरेलल है। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये रहा 4 नंबर का क्वेश्चन। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k वेयर लैम्डा इज एनी रियल नंबर। लिख दिया उसने, कांस्टेंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब जैसे देखिए ये तो अपन ने वेक्टर इक्वेशन लिख दी है इसका। कभी मान लीजिए आपको ऐसा बोल दे इसको कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखो, तो आपको क्या करना, पहले वेक्टर इक्वेशन ऐसे लिख लो आप, और कार्टेशियन इक्वेशन के लिए वेक्टर आर के प्लस पे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख के सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या था, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी वाई। अभी आएगा किसी क्वेश्चन में तो मैं करके बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में लिखना है आपको, वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है। दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट से पास होती है वो लाइन जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे के प्लस 4k के, मतलब ये वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है आपको, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। एंड इस इन द डायरेक्शन ऑफ आई के प्लस 2j माइनस के, और इस वेक्टर की डायरेक्शन में है या इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसको वेक्टर बी बोल देंगे। ये आपका वेक्टर बी दिया हुआ है। अब देखिए लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट है आपके पास में, एक पॉइंट वेक्टर ए से जा रहा है और वेक्टर बी के पैरेलल है या वेक्टर बी की डायरेक्शन में, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, जैसा भी 4th क्वेश्चन में अपन यूज की, तो उससे वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते और फिर मैं उसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो पहले वाले को इसको वेक्टर ए ले लो और इसको वेक्टर बी ले लो। सपोज कर लो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी ले लो जिसकी डायरेक्शन में उसको आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब डायरेक्ट इक्वेशन अपने पास में
since equation of line passing through point vector A and in the direction है तो in the direction लिखो, in the direction of vector B is, देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बोला तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी लिखो, कभी पैरेलल टू वेक्टर बी बोलते तो पैरेलल टू वेक्टर बी लिख देते। क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच एम्प्लाइज ये वेक्टर आर को ऐसे रहने दो, वेक्टर ए के प्लेस पे ये वाली वैल्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा इंटू वैक्टर बी की वैल्यू रख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन है, ये आपका एक आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये जो वेक्टर इक्वेशन आया इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिखना है, तो कार्टेशियन फॉर्म आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो इक्वेशन आया इसी को कार्टेशियन इक्वेशन में आप कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन के इक्वेशन को कन्वर्ट करना तो ये जो वेक्टर आर दिख रहा है इसके प्लेस पे आप एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख दो। क्यों रखते हैं, वेक्टर आर जो है ये लाइन के ऊपर कोई पी पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ओपी, और वेक्टर ओपी को वेक्टर आर कंसीडर करते हैं, और उस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड रहते हैं, तो वेक्टर आर के प्लेस पे आप एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख के सॉल्व करेंगे तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, लाइन का जो एक पॉइंट से पास होती है और एक वेक्टर की डायरेक्शन में एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, मैंने बताया आपको। चलिए, और कार्टेशियन फॉर्म के लिए, फॉर कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन इक्वेशन के लिए, पुट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बस ये रख देना है आपको इस इक्वेशन में जो वेक्टर इक्वेशन है रखो, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर के प्लेस पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये मैंने वेक्टर आर के प्लेस पे रख दिया यहाँ पे, इसको ऐसे ही लिख लो, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, इसको सॉल्व करो, ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, अब देखो इधर अपने को एक ही आई कैप चाहिए, ये लैम्डा का इसमें इंटू कर लो फिर कॉमन निकालते हैं, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, लैम्डा का इंटू करेंगे तो लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, तो मैं अगले पेज में ले लेता हूँ। देखिए मैंने उसी को यहाँ ले लिया, इसको आगे सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, देखो ये 2 आई कैप और ये लैम्डा आई कैप, इन दोनों में से लैम्डा आई कैप कॉमन निकाल लो, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप, ये माइनस जे कैप और 2 लैम्डा जे कैप में से क्या कॉमन निकाल लो, प्लस जे कैप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, -1 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2 लैम्डा, इंटू करके देख लो आप, तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा जे कैप, और 4 के कैप और लैम्डा के कैप में से के कैप कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस यहाँ बच जाएगा 4 माइनस लैम्डा और ये के कैप, आप इंटू करके देख लो वही आ जाएगा। अब दोनों साइड में आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है उनको कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग द coefficients of like terms
लाइक टर्म्स बोल दिया मैंने। आई कैप जे कैप के कैप वाली जो टर्म्स है ये लाइक टर्म्स है, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। देखो इधर आई कैप का कोफिशिएंट एक्स है और इधर आई कैप का कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा है। तो एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। इस आगे 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर केवल लैम्डा बचा दी। फिर जेकेब की कोफिशिएंट कंपेयर करो, जेकेब का कोफिशिएंट y और इधर है आपका माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। इसको सॉल्व करके सिर्फ लैम्डा बचाओ एक साइड में, ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। इसको लैम्डा से डिवाइड कर, ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। एक साइड में केवल लैम्डा बचाना है। एंड जेकेब के कोफिशिएंट कंपेयर करो, जेकेब का कोफिशिएंट, ये केकेब का कोफिशिएंट कंपेयर करो, केकेब का कोफिशिएंट z है और इधर केकेब का कोफिशिएंट आपका 4 माइनस लैम्डा है। z इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। तो z 4 को इधर शिफ्ट करो तो माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। अपने को इधर केवल लैम्डा चाहिए प्लस का, तो माइनस का माइनस से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, यहाँ पे माइनस 1 लिख देते। तो ये हो जाएगा z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस माइनस लैम्डा हो जाएगा। अब देखो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये लैम्डा, तीनों चीज लैम्डा की इक्वल आ गई, तो इन तीनों को इक्वल रख सकते हैं अपन। देयरफॉर क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस। देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा आपको, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा, तो इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं अपन, यहीं पे लिख सकते थे, यहाँ लिख दो, अगले स्टेप में लिख दो। तो x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसको y माइनस माइनस 1 लिख लो अपॉन 2। देखो माइनस माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस, ये y माइनस y1 के फॉर्म में लिखा मैंने इसको, इसलिए मैंने 2 बार माइनस लगा दिया, प्लस 1 था। तो इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। देखो ये इक्वेशन आ गया आपका x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x1 के प्लेस पे 2 है, y1 के प्लेस पे माइनस 1 है, z1 के प्लेस पे 4 है, a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे 2 है और c के प्लेस पे माइनस 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन है। तो देखो वेक्टर इक्वेशन को अपन ने कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करी, यही प्रोसेस से आप किसी भी वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस वेक्टर आर के प्लेस पे आपको एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रख के ऐसा सॉल्व कर दो। 4-5 क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, देख लो आंसर जरा 1 मिनट में। ये रहा 5th नंबर का, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2ik माइनस जेके प्लस 4kk प्लस लैम्डा दिस एंड कार्टेशियन फॉर्म ये x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू, इसने y प्लस 1 अपॉन 2 लिख दिया, अपन ने इसको y माइनस माइनस 1 लिखे, अपन ने x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c के फॉर्म में लिखे, इसने इसको प्लस 1 लिख दिया, अपन ने माइनस माइनस 1 लिखे। अपना ज्यादा अच्छा आंसर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा भी लिख सकते हैं।